नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम अध्ययन करते हैं व्यंजन संधि को। अच्छा, व्यंजन संधि किसे कहते हैं आप लोग बताएंगे? हम लोगों ने स्वर संधि के सभी भागों का अध्ययन कर लिया अच्छे से। तो स्वर संधि में हम लोगों ने क्या क्या देखा था ये सभी को पता ही है। तो क्या क्या हम लोगों ने अध्ययन किया है स्वर संधि में? तो स्वर संधि के तहत हम लोग दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि का अध्ययन अच्छे से कर लिया है। तो आइए अब व्यंजन संधि के बारे में हम लोग अच्छे से देखें। लेकिन एक चीज ध्यान देना है आप लोगों को कि जैसे स्वर संधि पढ़ रहे थे वैसे व्यंजन संधि का अध्ययन नहीं करेंगे। इसका अध्ययन जो है हम लोग नियम 1, नियम 2, नियम 3 के तहत करेंगे। आपको यहाँ व्यंजन संधि कितने होते हैं पार्ट बांट कर नहीं पढ़ाया जाएगा, तो आप समझ गए होंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले व्यंजन संधि। अच्छा, आपसे अगर प्रश्न पूछे व्यंजन संधि किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? तो बताइएगा सभी लोग गौर से, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो चलिए लिखिएगा, अगर नहीं पता है कई बार परीक्षाओं में ऐसा पूछा गया है। तो लिखिएगा व्यंजन के साथ, लिखिए व्यंजन के साथ, ध्यान देना है, व्यंजन के साथ स्वर, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिलने से, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, गौर से समझिएगा। आपसे पूछा जाए व्यंजन संधि किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? ध्यान देना, व्यंजन के साथ यानी व्यंजन हो, गौर समझिएगा, परिभाषा लिख दिया गया है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो व्यंजन के साथ, अब देखिए साथ का मतलब यहाँ क्या दिखेगा? प्लस। तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन यानी स्वर मिले या क्या मिल जाए, इसके बाद व्यंजन भी आ जाए। तो ध्यान देना है, स्वर आए या व्यंजन आ जाए तो आपको क्या बताया जाएगा? तो जो विकार या परिवर्तन होगा। तो ध्यान देना, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसमें व्यंजन संधि में क्या ध्यान देंगे? व्यंजन के साथ स्वर आएगा या तो व्यंजन आएगा, यानी व्यंजन के साथ स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। तो जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसे व्यंजन संधि कहा जाएगा। बात समझ गए होंगे? वह कौन सी संधि कहलाएगी? व्यंजन संधि कहलाएगी। कब? जब हम व्यंजन के साथ यह देखेंगे कि स्वर जुड़ रहा है कि व्यंजन जुड़ रहा है। हम लोगों ने स्वर के बारे में देखा था कि स्वर के साथ स्वर के मिलने से स्वर में हुए परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि के बारे में देख रहे हैं कि व्यंजन के साथ स्वर मिले या तो व्यंजन मिले तो जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। तो बात कंफर्म हो गई? कोई डाउट किसी को? अच्छा हाँ, यहाँ और व्यंजन से समझिएगा। व्यंजन से तात्पर्य शुद्ध व्यंजन समझने की कोशिश कीजिएगा। शुद्ध व्यंजन, थोड़ा ये जो तात्पर्य व्यंजन ज्यादातर यही मिलेगा। शुद्ध व्यंजन से क्या समझ रहे हैं कि शुद्ध का मतलब जिसमें कुछ मिला ना हो, जैसे प्योर कॉन्सोनेंट समझिएगा ना। जैसे हम का लिखते हैं ना, तो इसमें अभी स्वर मिला है तो का में ऐसे हलंत रहेगा, तो ये कौन सा हुआ? शुद्ध व्यंजन हो गया ना। यानी इसमें स्वर मिला नहीं है, केवल प्योर व्यंजन है, तो इसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध व्यंजन। जैसे च हो गया, हलंत लग गया, यानी स्वर बाहर हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है कि जितने वर्ण मिलेंगे वो ज्यादातर ऐसे ही आपको ध्यान देकर लेकर चलेंगे जिससे गलतियां ना हो, तो आप आसानी से इसका अध्ययन कर लेंगे। तो ये चीज ध्यान देना बहुत गौर से, तभी आप इसको समझ पाएंगे ना। तो आप यहाँ व्यंजन से तात्पर्य शुद्ध व्यंजन ही देखेंगे, ये चीजें आपको समझना है। शुद्ध व्यंजन देखते हुए ही चलना है। तो चलिए आइए हम देखते हैं व्यंजन का पहला नियम। जितने लोग हैं सभी लोग ध्यान दें, व्यंजन का पहला नियम व्यंजन संधि तो क्या है? लिखिएगा वर्गीय। देखिए कोई लोग स्वर्गीय मत लिखिएगा ना, हाँ, वर्गीय प्रथम वर्णों का, ठीक ना? क्या लिखना है? ध्यान देना है, लिखना है वर्गीय, वर्गीय प्रथम
वर्णों का वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना। ये आपकी हेडिंग होगी, समझिएगा, ये छोटी हेडिंग नहीं है ना, ये समझ गए। इसको आपको क्या लिखना है यहाँ पर, वर्गीय प्रथम वर्णों का, ध्यान देना है, वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना। ये चीज आपको ध्यान देना है कि वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना। तो कैसे बन रहा है, गौर से समझिएगा, ये हेडिंग है। अब इसको एक चीज समझना है कि कैसे लिखा जाएगा ना, तो ध्यान देना है कि जो वर्ग का प्रथम वर्ण होगा, अब लिखना क्यों है, बहुत जरूरी है, तो इसको लिखिएगा, फिर बता रहे हैं। लिखिए, यदि, अब कंडीशन आपको लिखाया जा रहा है, शर्त। तो शर्त क्या है, यदि, नोट कीजिएगा सभी लोग, नोट डाउन, यदि किसी क्या है, गौर समझिएगा, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, ठीक, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, तो कोष्टक में आप लोग लिखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण लिखिएगा, कोष्टक में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण लिख लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग देखिएगा लिख रहे हैं प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, ऐसा नहीं, अब ये प्रथम वर्ण है ना, तो प्रत्येक वर्ग कितने हैं, 5 हैं, तो पांचों वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा, क च ट त प, कटप्पा मत समझिएगा ना, हाँ चलिए गौर से लिखिएगा, यहाँ ऐसे क च ट, क च ट त प, इसलिए लिखाया जा रहा है कि आप गलत ना करें, यहाँ सब में हलंत देखिए लगाना जरूरी है, तभी लिखाया जा रहा है। यदि किसी वर्ग के प्रथम क च ट त प, गौर समझिएगा, ये लिखाया गया है। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, और 5 वर्ग होते हैं तो पांचों वर्ग का पहला वर्ण लिखाया गया है, क च ट त प। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी क च ट त प का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण, तो तीसरे वर्ण में क्या क्या आता है, तीसरे वर्ण में बताइएगा, वो भी प्रत्येक वर्ग का तीसरा लिखिए। इसके बाद तीसरे वर्ण में कौन कौन आएगा, तो तीसरे वर्ण में क्या आएगा, ग ज ड द ब। तो ध्यान देना है, क्या आप लोगों ने भी यही लिखा है, ग ज ड द ब, क्या आप लोगों ने भी यही लिखा है, ग ज ड द ब, यही लिखा ना। तो देखिएगा, तो तीसरे वर्ण में जैसे प्रत्येक वर्ग 5 है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड द ब, तो ग ज ड द ब, फिर कामा लगाइएगा, यहाँ कामा लगा के चला जाएगा, फिर लिखिएगा चौथे वर्ण, तो चौथे वर्ण में कौन आते हैं वो भी लिखिएगा आप लोग, चौथे वर्ण, तो चौथे वर्ण को अच्छे से समझ लीजिएगा। चौथे वर्ण में कौन कौन आते हैं, तो कोष्टक में लिखिएगा, कौन आएगा, घ झ ढ ध भ, यही है ना। तो आप लोगों ने भी यही लिखा है, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण क्या है, घ झ ढ ध भ। तो गौर से देखिएगा, क्या आप लोगों ने भी वही लिखा है, घ झ ढ ध भ। अपनी कॉपी को मिलाइएगा, देखिएगा ऐसे ही गलत ना हो, नहीं तो फिर त्रुटि बन जाएगी आपकी ना। देखिए, क्या आप लोगों ने भी वही लिखा है, घ झ ढ ध भ, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण घ झ ढ ध भ। इसके बाद लिखना आपको, कामा लगाइएगा, क्या लिखना है, अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ में देखिएगा, अंतस्थ देखिए कई लोग अशुद्ध लिखते हैं, अंतस्थ ऐसे विसर्ग लगा के लिखना है ना, नहीं तो अगर अंतस्थ ऐसे नहीं लिखेंगे और आप लोगों ने विसर्ग नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये हो सकता है अंत में स्थित, तो यारा लावा को अंत में स्थित अंतस्थ नहीं का, अंतस्थ, अंतः माने होता है बीच में, स्थ माने स्थित, जब आप पढ़ते अंतः कोण ना, तो अंतः ऐसे देखिएगा, हो सकता है कुछ जगह आपको लिखा विसर्ग वाला ना मिले, तो आपको लिखना अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में कौन कौन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में, चलिए अंतस्थ में बताइए कौन कौन आते हैं, अंतस्थ में य र ल व, ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अंतस्थ वर्ण, फिर कह रहे अथवा, अंतस्थ वर्ण अथवा किसी स्वर से हो तो, अथवा किसी स्वर से हो तो वर्ग का प्रथम वर्ण, तो वर्ग हो तो वर्ग का प्रथम वर्ण, तो हो तो वर्ग का
प्रथम वर्ण। अब प्रथम वर्ण जितने होते हैं सबको लिख लीजिए। कौन कौन लिखे? का चा टा ता पा ना, तो का चा टा ता पा, सब में यहाँ कामा हलन दोनों लगा दिया जाए। ध्यान दीजिए, कोष्टक बंद कर दिया जाएगा। तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण यानी तृतीय वर्ण, तीसरा वर्ण। तो तीसरा वर्ण लिखिएगा, क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? गा जा डा दा बा। तो यहां हो जाएगा गा जा डा दा बा। आप ध्यान देना, आपको यहां देखिए गा जा डा दा में हलंत नहीं था, यहां हलंत होगा सब में। ध्यान देना, और सब में कामा भी लगा लीजिए आप लोग। समझ गए? गा जा डा दा बा हो जाता है। अब एक बार आप वीडियो देखकर ठीक अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट करके इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा। सभी लोग, जितने लोग यहाँ भी बैठे हैं, गौर से ध्यान दें कि जितनी भी बातें हैं उसको अच्छे से अपने ब्रेन में सेट कर लीजिए। लेकिन ध्यान देना, रटी हुई चीजें नहीं बताना है, आप अंडरस्टैंडिंग समझ क्या पाए अपने शब्दों में बताना है। तो देखिएगा, एक बार इसको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं, फिर से देखिएगा, फिर इसको आप अपने शब्दों में बताइएगा। लिखा वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना। अभी ध्यान दीजिएगा, वर्गीय प्रथम वर्णों का, अब इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करते हुए बता दें कि वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना, यानी जो वर्गीय प्रथम वर्ण है उसका तृतीय वर्ण में चेंज हो जाना, परिवर्तित हो जाना। तो आप देखिए कंडीशन दिया गया, शर्त है, हेडिंग थी, इसमें दिया गया यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, देखिए यहाँ हलंत लगाया गया, का चा टा ता पा, सब में ना, पांचों में, का मेल, इनका मेल किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण यानी गा जा डा दा बा, देखिए इसमें हलंत नहीं लगाया गया है। चौथे वर्ण घा झा ढा धा भा, इसमें भी हलंत नहीं लगाया गया है। अंतस्थ यारा लावा, देखिए उसमें भी हलंत नहीं लगाया गया है। फिर लगा अथवा किसी स्वर से हो, तो अथवा किसी स्वर से हो जाए तो जो स्वर होते हैं, तो वर्ग का प्रथम वर्ण यानी का चा टा ता पा, देखिए वहां हलंत लगा है। अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण यानी गा जा डा दा बा हो जाता है, देखिए यहाँ हलंत नहीं था, गाजा यहाँ हो जाता है। तो इसको एक बार समझ लीजिए अच्छे से, फिर बताइएगा आप क्या समझ पाए हैं, फिर उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छे से समझिएगा, अपने ही शब्दों में बताना है, मैं यहाँ से हटा दूंगा अभी, ठीक इसको, और फिर आप बताइएगा कैसे बता पा रहे हैं। चलिए गौर से सभी लोग अपनी कॉपी को ही गौर से देखेंगे, फिर यहां से हम हटा देंगे और फिर आपको अपने शब्दों में बताना होगा। चलिए आपको मिलते हैं बस 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है? गौर से सभी लोग इसको एक बार अच्छे से अगर इसको पढ़ लिए तो समझिए व्यंजन संधि में आपका प्रवेश हो चुका है। तो व्यंजन संधि में प्रवेश करने के लिए इतनी आपकी बौद्धिक स्तर यानी बौद्धिकता का इस्तेमाल करना, बौद्धिक संपदा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो बौद्धिक संपदा आपका जाया ना जाए, इसलिए गौर से थोड़ा मेहनत कीजिएगा। अगर सुस्त होकर गर्मी से बेहाल हैं तो भी याद करते रहिएगा, चलेगा? चलिए नोट कीजिएगा सभी लोग, नोट कर लिए होंगे ना? आसान है, विश्वास है कि सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो एकदम आसान हो जाएगी संधि। तो हम इसको हटा रहे हैं ना, आप लोग गौर से समझते रहिएगा। हमने बताया था वीडियो रोक कर आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। मैं बोलता हुआ भी चला हूँ, तो अगर जो लोग इसको अच्छे से नोट करते रहे तो उस समय भी उनका नोट हो गया होगा और यहाँ मिलान कर लिए होंगे। तो चलिएगा, क्या लिखाया गया है आपको, हमें लगता है समझ में कुछ बातें आई होंगी। अगर कुछ नहीं आई हैं तो भी यहाँ आ जाएंगे, लेकिन पहले आपको बताना ही होगा व्यंजन संधि। चलिएगा, ये बताएंगे कि व्यंजन संधि में क्या लिखाया गया है, चलेगा? हाँ, कुछ बातें, चलेगा? सभी लोग क्या सोचे हैं, कुछ सोचें, चलिए बताइएगा। व्यंजन संधि में पहला नियम क्या कह रहा है कि वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय तृतीय वर्ण, यही बताना चाह रहे हैं। ये तो हेडिंग लिखा गया, कोई बता सकता है। अब इसमें कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? तो चलिए अब शर्त मैं बता रहा हूं आप सभी लोगों को ना, गौर से देखिएगा। देखिए कहा गया है यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, कंडीशन क्या है? यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, तो किसी वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है ये बताइए गौर से। तो थोड़ा सा फिर को चेंज कर दें जिससे आपको, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है तो ये बताया गया है, जैसे का च ट त प, यही है ना? अब यही से कंडीशन शुरू हो रही है। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, तो देखिएगा उसमें ही लिखाया गया सब में हलंत, तो सब में हलंत लगा दिया गया।
यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, अब इसके बाद बताया गया है का मेल, तो इनका मेल किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण, तो तीसरे वर्ण में क्या होता है किसी वर्ग का तीसरा वर्ण में, ग ज ड द ब न, तो ग ज ड द ब, उसमें हलंत नहीं लगाया गया है तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, ग ज ड ग ज ड ड आएगा ना, ग ज ड द ब ना, ये 5 हो जाएंगे। तो पांचों में देखिएगा यहाँ पर कामा लगा लीजिए, हल लगाने की जरूरत नहीं है। इसको बताया गया है यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण यानी ग ज ड द ब, फिर लगाया गया है कामा लगा के, कोष्टक बंद करा दिया गया है ना, कोष्टक बंद करा के फिर कामा लगाया, फिर लिखा गया चौथा वर्ण, तो चौथा वर्ण में कौन आता है, घ झ ढ ध भ, और ये लिखाया गया है इनसे हो। फिर लिखाया गया है इसके बाद भी कुछ और कंडीशन दिए गए हैं, किससे, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ में लिखाया गया कौन सा, य र ल व, इनसे हो। फिर लिखाया गया अथवा किसी स्वर से हो, तो स्वर कितने हैं जैसे आप जानते होंगे, स्वर 11 हैं, उनसे किसी से हो जाए अथवा किसी स्वर से हो जाए। तो स्वर में आप ध्यान दीजिएगा स्वर में क्या क्या आते हैं, जैसे स्वर में आ जाए आ ई यानी इनसे सबसे हो जाए, तो स्वर से हो जाए, तो ध्यान देना है इधर कुछ परिवर्तन नहीं होगा। कहाँ होगा, तो वर्ग का प्रथम वर्ण, अब यहां पर आ जाइए, फिर लिखा जा रहा है तो वर्ग का प्रथम वर्ण, तो इसमें जो वर्ग का प्रथम वर्ण है इसके बारे में कहा जा रहा है, ये कुछ नहीं चेंज होगा, अपनी जगह पड़ा रहेगा, तो परिवर्तन कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का, जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, और तीसरे में लिखाया गया सब में हलंत, तो क्या हो जाएगा, सब में हलंत, ग ज ड द बा हो जाएगा। तो का तीसरा क्या होता है, का तीसरा ग, तो गा में हलंत, तो ये खत्म हो जाएगा, इसके स्थान पे गा हो जाएगा, का से मिल रहा है। चा वर्ग हो जाएगा, अगर चा से मिलेगा तो चा वर्ग का तीसरा, चा छा जा झा जा, तो चा छा जा, तो जा हो जाएगा, ग जा ड द बा हम बता रहे थे। तो ये देखिए जा भी वहां से समाप्त होकर इसके स्थान पे हो जाएगा। फिर देखिए टा वर्ग रहेगा, तो टा वर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, टा ठा ड, तो ये हो जाएगा डा, तो डा में हलंत इसमें है तो इसमें भी हो जाएगा, इसका काम समाप्त हो जाएगा तब वहाँ। फिर यहाँ देखिएगा ता है, तो तावर का क्या हो जाएगा, ता था द, तो यहाँ हो जाएगा द, तो इसमें भी हलंत, तो इसमें इसका काम समाप्त हो जाएगा। फिर अगर पा से मैच हो रहा है इन सबका, तो पा भी अपनी जगह समाप्त होकर पा फ बा हो जाएगा, तो ये इसलिए आपको लिखा है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, गा जा डा दा बा, तो देखिए यहाँ भी गा जा डा दा बा है, यहाँ भी इसमें हलंत है उसमें नहीं, इसे ध्यान देना आपको, अभी मैं कंडीशन बताऊंगा फिर समझिएगा। यदि किसी वर्ग के, तो किसी वर्ग का मतलब क्या है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी का चा टा ता पा सब में हलंत का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण यानी गा जा डा दा बा, तो गा जा डा दा बा हो गया, उसमें हलंत नहीं इसमें हलंत है। तो अब क्या है, फिर लिखा गया है चौथे वर्ण घा झा ढा धा भा, फिर अंतस्थ वर्ण या रा लावा अथवा किसी स्वर से हो, तो वर्ग का प्रथम वर्ण यानी जो ये हलंत वाला है अपने वर्ग का तीसरा वर्ण यानी गा जा डा दा बा हो जाता है सब में हलंत। तो रूल को एक बार फिर से मिला लीजिएगा आप लोग, फिर से देखिएगा, वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना, तो उसमें क्या लिखाया गया गौर से बताइएगा, उसमें यह लिखाया गया है यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी कोष्टक में का चा टा ता पा कोष्टक बंद सब में हलन, ठीक है ना, का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा लिखाया गया है, गा जा डा दा बा, फिर कोष्टक बंद करा दिया गया है, कामा लगाया गया है, चौथे वर्ण घा झा ढा धा भा, फिर लिखा गया कोष्टक बंद करा के अंतस्थ यारा लावा, फिर लिखा अथवा किसी स्वर से हो, तो वर्ग का प्रथम वर्ण यानी जो काचा टा तापा है अपने वर्ग का तीसरा वर्ण यानी गाजा डा दा बा हो जाता है। यही कंडीशन, इतना याद रखेंगे तो इस पर जान जाएंगे। आइए इन पर शब्दों को देखा जाए कैसे संधि और संधि विच्छेद किए जाएंगे। तो चलिएगा, एक बहुत चर्चित शब्द है ऋग्वेद, तो सभी लोग लिखिएगा और संधि विच्छेद कीजिएगा। सभी लोग लिखिए ऋग्वेद, अब उसको क्या करें, संधि विच्छेद भी करें। तो ऋग्वेद लिखिएगा सभी लोग, तो जान जाएंगे आसानी से। लिखिएगा ऋग्वेद। कुछ लोग लिखने में संकोच कर रहे हैं, क्या बातें हैं, चलिएगा, मतलब गलत सोच रहे थे कैसे लिखेंगे, चलेगा ऋग्वेद। अब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा सभी लोग, कीजिए। क्या किए हैं, चलिएगा, एक लोगों का वो भी गलती हो गई ना, चलिएगा अब गौर समझिएगा। आप लोग क्या बनाए हैं वो भी अपनी कॉपी पर बनाइएगा। इसका बनेगा
ऋक धन वेद, ऋक धन वेद, यही बनेगा। अब कहेंगे ये कैसे ऋग्वेद बन गया? अब देखिएगा यही बना है। अब यहाँ केवल आपको पहले देखिए हम लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं कि आपको विच्छेद से संधि करने का रूल, लेकिन यहाँ हमने शब्द दे रहे हैं विच्छेद करवा रहे हैं ना, थोड़ा उल्टा लिखा रहे हैं, मतलब इसलिए कि आपको ब्रेन अपने इस्तेमाल करें। जैसे हमने दिया है आपको, कुछ लोग इसको बात को समझे गौर से, पहले दिया हमने यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, यानी हमने दिया संधि विच्छेद से संधि करना, संधि करने के नियम लिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको क्या दे रहे हैं? विच्छेद करना क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। तो इसका मतलब एक पहले आप रूल को अच्छे से समझकर ब्रेन में सेट कर लेंगे तो आसानी होगी। हमने लिखा यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, देखिए पहला वर्ण मिल गया तो देखिए का यहाँ है ना, इसका मेल किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, तो देखिए तीसरे चौथे अंतस में देखिए वाह है, वाह से मिल रहा है, यानी अंतस से मिल गया। तो बताया वर्ग का पहला वर्ण, तो जो एक का वाला है ये अपने का तीसरा हो जाएगा, तो एक का है जिसकी जगह हम तीसरा कर सकते हैं ना, तो कैसे होगा? ये ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा रीक है तो रीग हो जाएगा, हुआ। तो अब ये परिवर्तन हो गया तो धन हटा दें, तो ये हो गया वेद, धन हट गया। अब इसी को लिखने का तरीका समझ, जब बताया जाता है कि ऐसा लिखा जाता है तो जो खड़ी पाई होती है इसका लोप कर दिया जाता है, तो ये खड़ी पाई गायब कर दी जाएगी देवनागरी में, ये ध्यान देना। ये बन गया ऋग्वेद। अब देखिए मिला लीजिए, वही है ऋग्वेद, यहाँ ऋग्वेद, कोई दिक्कत? एक बार मिला के देख लीजिएगा अच्छे से। तो अब क्या है, यही बन गया ऋक धन वेद। और आपसे पूछा गया कई बार परीक्षाओं में, ऋग्वेद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ऋग्वेद का विच्छेद कीजिए, ऋक धन वेद, ठीक ना? किसी कोई डाउट? चलिए और शब्दों को लिखिएगा आप लोग गौर से, किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। लिखिएगा दिग्गज, इसको हटा दें अब ना, कोई किसी को डाउट नहीं है। जैसे यहां समझ ले दिग्गज, एक और लिख लीजिएगा, फिर बता रहे हैं दिग्गज लिखिएगा, दिग्गज यहां लिखिएगा। तो दिग्गज आप देखते होंगे कहीं कहीं लिखा रहा दिग्गज पार्टी ना, दिग्गज। तो दिग्गज में क्या करेंगे? बनाइएगा। तो अब क्या होगा? इसका बनेगा दिक धन गज, दिक धन गज, गज माने जानते होंगे हाथी, ठीक। अब समझिएगा। तो अब देखिएगा फिर यही का मिला, इसका देखिए गा से मिल गया, इससे नहीं मतलब है, ये उसी वर्ग से मिले चाहे किसी से मिल जाए, यानी का मिल चाहे गा से हो जाए चाहे जिससे हो जाए, तो ये क्या होगा? जो का होगा ये तीसरा हो जाएगा। तो ये देखिए गौर से, तो ये का के स्थान पे गा होगा, इसमें हलंत है तो यहाँ देखिएगा यहाँ लगाया गया, इसमें भी हलंत हो जाएगा, ये दिग और इधर गज लिखा गया है। अब देखिएगा जब जुड़ेगा ये, तो हमने आपको बताया था जिसमें हलंत लगेगा तो इसका एक वाली ये जो खड़ी पाई गायब हो जाएगी, ये बन गया दिग्गज, ये बन गया दिग्गज। तो देखिएगा वही शब्द है दिग्गज। कोई किसी को डाउट? तो दिक धन गज बराबर क्या हो गया? दिग्गज। कोई समस्या नहीं ना? अब पकड़ लिए, इसको हटाकर फिर से आपको दे रहे हैं शब्दों को, तो आप आसानी से करते रहिएगा। लिखिएगा दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर के बारे में ध्यान देना है, आपको बताना है दिगंबर। अच्छा ये भी बताइएगा दिगंबर का से तात्पर्य क्या है? दिगंबर कौन लोग होते? दिगंबर का क्या अर्थ? अगर आपसे पूछा जाए दिगंबर का क्या अर्थ बन रहा है, तो आप बताएंगे दिगंबर से क्या तात्पर्य है। दिगंबर भी लिखिएगा। तो दिगंबर से क्या तात्पर्य है? तो लिखिएगा दिगंबर। सभी लोग आपकी ऐसी क्लासेस चलेंगी आज। दिगंबर, तो दिगंबर ऐसे लिखे होंगे, आशा नहीं विश्वास है। दिगंबर, चलिए अच्छा आपका प्राचीन वाला थोड़ा लिखा ले जैसे सही हो। दिगंबर या तो ऐसे लिखे होंगे या तो आप लिखे होंगे ऐसे, दिगंबर, यही ना? ये थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, चलेगा। तो देखिएगा दिगंबर, तो क्या किया होंगे इसका? ये बनेगा क्या? दिग्धन बर नहीं होगा, क्या होगा? क्या होगा गौर से बताइएगा। ये बनेगा क्या? दिक धन अंबर, इस तरीके से लिखा है तो ऐसे समझिएगा, अगर ऐसा दिया है तो आप ऐसे कर सकते हैं, दिक धन अंबर। अच्छा इसलिए दोनों बता रहे हैं, बातें ध्यान दीजिएगा। ये जो पंचमाक्षर है, ये जो माँ है, इसको अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर दिया तो यहाँ ऐसे है, और इसी को सीधा यहाँ पंचमाक्षर के रूप में प्रयोग किया गया तो यह ऐसा दिख रहा है। तो दोनों बातें सही हैं। जैसे अब अंबर ऐसे ना लिखकर आप बिंदु लगा के अंबर लिख सकते हैं, दिगंबर ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, तो इसलिए दोनों विषय समझिएगा। अब कैसे बना दिगंबर, जोड़कर देख लीजिएगा। चलिए इसे जोड़कर दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए का है, तो हमने बताया था यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी का चाट आता पा समय हलंत, तो देखिए का मिल गया।
का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण, अंतस्थ अथवा स्वर से हो। देखिए यहाँ स्वर से मेल हो रहा है, अ से। तो वर्ग का प्रथम वर्ण यानी जो क है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसका तीसरा हो जाएगा ग। तो गा में हलंत, तो गा में हलंत लगा लीजिए। और यहाँ क्या होगा, अब इसको सीधा ऐसे कर लीजिए। तो जब ये चेंज हो गया, धन हटा लीजिए, तो यहाँ बना अंबर। अब इसी को जोड़िएगा। अब जब जोड़ेंगे देखिए गा है, इसके बाद स्वर आ रहा है अ। तो जब ए आ इसमें जुड़ेगा तो हलंत गायब हो जाएगा, ये बन गया ऐसे। और आ इसमें आएगा तो इसका हलंत गायब हो गया, तो बन गया दिगंबर। देखिए अब इसे टैली कर रहा है। अब इसे दिगंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे वो हमने लिखाया है। तो दिग धन अंबर बराबर दिगंबर। अच्छा, दिगंबर कई बार एकदम किस संप्रदाय के हैं, जैन संप्रदाय कि बौद्ध संप्रदाय? दिगंबर बताइए किस दर्शन से है, जैन कि बौद्ध? दिगंबर मुनि का नाम सुनिए ना। अच्छा, दिगंबर का मतलब क्या होता है ये बताइएगा सभी लोग। दिगंबर माने नग्न समझा कीजिए, यानी जो कपड़े नहीं धारण करते हैं। इसका मतलब क्या है? अच्छा, अंबर माने आकाश भी होता है, आकाश, और अंबर माने वस्त्र भी, कपड़ा भी होता है। तो जो लोग कपड़ा ना पहनकर, दिक माने होता दिशा, दिक माने क्या, दिशा। तो जो लोग दिशाओं को अपना वस्त्र समझते हैं, कपड़ा समझते हैं, उनको दिगंबर कहा जाता है। बस समझ गए? जो लोग दिशाओं को ही अपना अंबर माने कपड़ा समझते हैं, यानी कपड़ा नहीं पहनते हैं, उन्हें कहा जाता है दिगंबर। और एक उसी संप्रदाय में होते श्वेतांबर, श्वेत धन अंबर, जो सफेद कपड़ा धारण करते हैं उन्हें कहा जाता है श्वेतांबर। तो जो लोग नग्न रहते हैं उन्हें कहा जाता है दिगंबर। जैसे देखते हैं कुछ जैन मुनि जो हैं नग्न रहते हैं, और कई बार देखें कुछ एपिसोड में आते भी हैं नग्न ही रहते हैं, और उसे नागा बैरागा के रूप में भी आप समझ सकते हैं उन लोगों को। तो अब समझ, दिगंबर का मतलब जो लोग दिशाओं को अपना वस्त्र समझते हैं, अंबर माने कपड़ा समझते हैं, उनको कहा जाता है दिगंबर। वो वस्त्र धारण ही नहीं करते, एकदम प्रकृति में नेचुरल रूप से रहते, ठीक है ना। और जो लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं उन्हें कहा जाता है श्वेतांबर। तो अब समझ, दिगंबर माने समझ गए होंगे, जो दिशाओं को अपना अंबर समझते हैं, अर्थात नग्न कह सकते हैं ना। बात क्लियर? नग्न और नंगा में अंतर थोड़ा, कुछ लोग कहते हैं बहुत नंगा ही, पर नंगा वो वाला शब्द नहीं, जो नग्न टाइप में हो, यानी वस्त्र ना पहने। तो दिगंबर का मतलब समझ गए। तो दिक धन अंबर। चलिए और शब्द बनाइएगा आप लोग गौर से, तो इसलिए इतना समझा रहे हैं कि आपको कोई दिक्कतें ना हो समझने में। चलिए एक और लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द। लिखिएगा जगदीश और लिखिएगा जगदम्बा, दो शब्द, जगदीश और जगदम्बा दोनों लिखिएगा। आप पढ़ते होंगे ना, ओम जय जगदीश हरे, क्लियर बातें। और जगदम्बा भी है, कौन सा? जगदम्बे कहते हैं ना, जय जगदम्बे, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तो आप लिखिएगा क्या, क्या लिखना है आपको? जगदीश, यानी जो आरती विष्णु जी की करते हैं उसमें भी जगदीश शब्द आया है, और जगदम्बा। तो बनाइएगा, क्या पहले बनाएंगे, चलिएगा जगदीश, और बनाना एक शब्द, क्या बनाना है? जगदम्बा, जगदम्बा। चलिएगा देखते हैं कौन लोग बना सकते हैं। आप लोग बनाइएगा दोनों शब्द को, गौर से बनाइएगा। जगदम्बा और जगदीश दोनों शब्द का संधि विच्छेद कीजिएगा सभी लोग। अच्छा देखिए, कुछ लोग क्या क्या लिख रहे हैं, फटाफट कीजिए थोड़ा, पेन क्यों रुक रही है? अच्छा देखिएगा, वैसे जैसे दिग बनाए हैं वैसे कुछ लोग जग बना रहे हैं, दिग्गज में भी बनाए हैं तो हमें लगता है वो गा समझ कर वैसे। तो कुछ लोग लिखे हैं जक धन दीस, कुछ लोग लिखे जक धन अदीस। अच्छा कुछ लोग अगला, हाँ अगला क्या लिख रहे हैं, हाँ पूरा कीजिए। हाँ कुछ लोग लिख रहे हैं जक धन अदम्बा, और कुछ लोग लिख रहे हैं जक धन दम्बा। चलिए बहुत अच्छे, एक लोगों ने बहुत दोनों सही बनाए। चलिए देखिए क्या बनता है शब्द, आप लोगों ने क्या बनाया है, अपनी कॉपी देखिएगा, गौर से अपनी कॉपी को देखकर बताइएगा क्या लिखे हैं आप। तो चलिएगा देखा जाए क्या लिखे हैं आप। इसका देखिए जो संधि विच्छेद बनेगा ये बनेगा जगत, ध्यान देना है, ये बन रहा है जगत धन ईश, ऐसा बनाना था, तब ये शुद्ध होगा। शेष जितने, अगर आपने हलंत भी नहीं लगाया तो भी गलत हो जाएगा सभी लोग। नहीं बाबू ऐसे ही चलेगा। हाँ अगर आपको हलंत, क्योंकि हलंत नहीं लगाएंगे तो कुछ और अर्थ निकलेगा, अभी बता रहे हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ शब्द बनेगा जगत धन, हलंत लगा के जगत धन अंबा, ठीक है ना, जगत धन अंबा।
ठीक है, जगदम्बा ऐसा भी लिखा मिल सकता है, पंचमाक्षर जो लिखा है, जो लोग लिखें गलती ना करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये मैं ऐसा लिखा हूँ, कॉपी दिखा रहे हैं, तो देखिएगा उनको बता दूं, ऐसा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, जगदम्बा। लेकिन ध्यान देना है आपको, जगदम्बा ऐसे भी चल सकता है शब्द, लेकिन ये मैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज बता रहा हूँ कि जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव कौन दिया है? पंचमाक्षर जो लिखते हैं उसकी जगह अनुस्वार का, आगे बताते रहेंगे देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं, जो उसमें सुधार हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं उसी के तहत चल रहा हूँ जो हिंदी में नियमों में संशोधन किया गया है, जो नियम बनाए गए हैं उसी नियम को लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बन रहा है, तो जगदीश को कैसे आप बनाएंगे, तो देखिएगा बन रहा है कैसे शब्द में, अगर हम क्या किए, यहाँ कुछ लोग क्या कर रहे हैं, तो दो ही खंड से तोड़ रहे थे, जैसे वहां दिग्गज था तो का वाला गा में टूट रहा था, यहाँ तक भी देखिए आगे तक, उसका सही सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। तो यहाँ जब बनाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा। अब कुछ लोग अगर इसे तोड़ेंगे ऐसे, जक धन अधीश या जक धन ईश, तो गलत हो जाएगा भाई। जक से कोई शब्द नहीं आता है, जक माने क्या समझ रहे हैं, जक जक कुछ मत समझिएगा ना, यहाँ जक ना होकर ये जगत होगा, क्योंकि तभी बनेगा। जगत माने क्या होता है, जगत माने संसार। अब कहेंगे कुछ लोग देखिए कह रहे हैं कि जिसमें हलंत नहीं, जगत माने अभी तक अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इस जगत माने संसार होता है जिसमें हलंत नहीं लगा होता है, तो ये आप भूल जाइएगा, ये गलत आप बताएंगे। इसके माने संसार नहीं होता है, इस जगत माने, इस जगत माने, यानी जब आपसे पूछा जाए ये जगत और इस जगत, तब इस जगत माने संसार होगा जब हलंत लग जाएगा। जब हलंत नहीं लगेगा तो जगत माने क्या होगा, सभी लोग बताइएगा गौर से, चलिए लिख कर बताइएगा। अगर हलंत नहीं लगा तो इस जगत माने क्या होता है? कई बार परीक्षाओं में ऐसे पूछता है, जगत और जगत में सही मतलब अर्थ क्या होगा, तो दो कॉलम ऐसे देखा, विकल्प एक में इसका अर्थ देगा, फिर इसका अर्थ देगा, फिर दूसरे में इसका इसका आगे पीछे करके देगा, फिर दोनों गलत अर्थ देगा। तो आप देखिएगा, बताइएगा जगत और जगत में क्या अंतर कर रहे हैं, अभी बताते चलिएगा जिससे आपकी त्रुटियां ना हो। तो क्या बना है, जगत और जगत में, इस जगत माने क्या बता रहे, नहीं बता पा रहे ना, अभी तक यही जानते थे जगत माने संसार, जगत माने, अच्छा कुछ लोग कह रहे जागते रहो, जगत माने जागते रहो, नहीं भाई, कोशिश कीजिएगा ऐसी गलती नहीं हो, चलेगा। आपको जो अर्थ ध्यान देना वो ध्यान देना, चलेगा। आइए बताएं, इस जगत माने होता है कुएं का चबूतरा, नोट कर लीजिएगा, और इस जगत माने होता है संसार। तो जहां भी लिखा जाएगा संसार के अर्थ में, जगत में, ये ध्यान देना। हाँ, कहीं कहीं कुछ कविताओं में शब्दों में ना लेकर ऐसा ले लिया गया है अर्थ, तो लेकिन ध्यान देना है आपको, शुद्ध पूछा जाए जगत माने संसार तो ये होगा। अब देखिए कैसे बन रहा है, इसी से बनेगा जगदीश। तो जगत माने क्या होता है, संसार, देखिए हलंत लगा है ना, जगत माने संसार, तो हलंत लगा है, तो क्या बनेगा, तो ईश माने क्या होता है, हमने बताया था ईश माने स्वामी, तो जगत का स्वामी हो तो जगदीश हो गया, यही ध्यान देना। जग, और यहाँ ता का क्या हो जाएगा, हमने रूल लिखा है, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण निका च टा ता प, तो का मेल किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण, अंतस्थ अथवा किसी स्वर से हो तो वर्ग का जो प्रथम वर्ण होता है अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो ता का तीसरा क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। जब ये जगत हो गया तो इसका मतलब ये धन हट जाएगा, आप इसको ला दीजिए यहाँ। अब क्या कर रहा है, आपको इन्हीं को जोड़ना है, तो ध्यान दीजिएगा, ये ई है, इधर स्वर है, तो स्वर जब दा में जुड़ेगा तो दा है, इधर बड़ी है तो बड़ी इसमें आ जाएगा, उसका स्वर समाप्त, मतलब स्वर जो है वो इसमें जुड़ जाएगा और हलंत गायब हो जाएगा। तो जो ई इधर थी इधर हो गया, तो देखिएगा, यानी ये जो इधर थी इस साइड इस पर चढ़ गई, यानी इसमें जुड़ गई दा में, तो क्या हो गया, जगत धन ईश बराबर जगदीश। तो अब क्या यहाँ शब्द करेंगे, जगदीश। जगदीश का मतलब जगत के ईश माने स्वामी, तो संसार के जगत माने संसार, संसार के स्वामी। तो आप समझ गए जगदीश का क्या होगा, जगत धन ईश, कोई दिक्कत नहीं। अगला शब्द है जगदम्बा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जगदम्बा को कैसे बनाएंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा, जगत है, ता में क्या है, हलंत लगा है, तो जब इसका क्या है, मेल देखिए स्वर से हो रहा है, जब स्वर से होगा तो इसका तीसरा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा, तो ये बन गया जगद, दा में हलंत। और इधर देखिए अम्बा लिखा गया है, अम्बा को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे ही समझिएगा, ये आ है, जब आ इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका हलंत गायब हो जाएगा, तो हलंत इसका गायब, आ इसमें आ गया, तो समझ गए होंगे, आ आकर दा का। अब देखिए बन गया जगदम्बा। तो जगदम्बा माने क्या होता है, अम्बा माने होता है माँ, तो जो जगदम्बा का मतलब जो जगत की माँ हो उसे कहा जाएगा क्या, जगदम्बा। इसलिए कहा जाता है अम्बे तू है जगदम्बे, तो जगदम्बा का मतलब जगत की माँ। और यही जो पंचमाक्षर है इसी की जगह हम क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं अनुस्वार का, तो बन गया जगदम्बा। देखिए इसी से मिला लीजिए शब्द को, तो बन गया क्या, जगदम्बा। तो विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत धन अम्बा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को समझने में ना, कोई समस्या नहीं है, तो चलेगा। अब समझिए गौर से, तो और शब्दों को देखा जाए
किसी को कोई दिक्कत? जगत और जगत में अंतर भी आप लोग सीख गए होंगे। अभी तक जो भ्रम था मन में वो सब समाप्त हुआ कि नहीं, जो अर्थ को लेकर जगदम्बा शब्द में। चलिए और कुछ बनाइएगा शब्द जो आपको बताएं। अच्छा कई बार आप लिखते हैं ना सदगुरु, तो ये देखिए कई बार वर्तनी पूछा गया है तो लिखिएगा सदगुरु। अब इसको भी सही कीजिएगा, देखिए गुरु लिखना है। अब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, हमें लगता है फटाफट बना लेंगे। तो क्या बनाएंगे, इसका बनेगा सत धन गुरु। अब इसको भी समझिए कैसे बना। यदि किसी वर्ग के तीसरे वर्ण का मेल, तीसरे का ना गलत आंसर, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, यानी पहला कौन सा है, फिर से समझिएगा, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी का चा टा ता पा, तो इसका मेल, तो देखिए ता है तो पहला वर्ण, इसका मेल किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, तो देखिए तीसरे से गा जा डा दा बा, तो गा से हो गया। तो अब क्या होगा, पहला जो होगा तीसरे में हो जाएगा, तो ता का क्या हो जाएगा, तो यहां ध्यान देना, ये बन रहा है स, त का क्या हो जाएगा, ता का दा, इसमें अलग इसमें। और देखिएगा व्यंजन है तो ऐसे रह जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा सदगुरु। किसी कोई डाउट? जैसे लिखिए सद्भावना, सद्भावना पुल भी जानते होंगे, सद्भावना कहीं कहीं शीर्षक भी मिलता है लिखा हुआ ना, तो सद्भावना लिखिएगा, वो भी लिखिएगा कई बार सद्भावना। तो लिखकर दिखाइएगा सद्भावना कैसे लिखेंगे, सद्भावना। अब इसको भी करके दिखाइएगा, तो क्या बनेगा बताने की कोई जरूरत नहीं है, सत धन भावना। तो देखिए ता का यहाँ दा हो गया, भावना सीधे, यहाँ हमने बताया इधर वाला चेंज नहीं होता, वैसे का वैसे रह जाता है। तो सत धन भावना बराबर क्या हो जाएगा, सद्भावना। किसी कोई डाउट नहीं ना? जैसे आप करेंगे दिग्विजय, दिग्विजय कैसे लिखेंगे, ऐसे दिग्विजय ना, ध्यान देना है आपको, ऐसे लिखना है। तो ये बनेगा दिक धन विजय। कोई डाउट किसी को नहीं ना? शब्दों को और बनाइएगा, वागीश कई बार पूछा गया है, वागीश, वागीसा कहा दिया जाता है, तो वाक माने वाणी के, ईश माने स्वामी, वागीसा सरस्वती के लिए भी ध्यान देना होता है आपको। तो वागीश, तो ये क्या बनेगा, ये होगा वाक धन ईश। तो देखिए का गा हो गया, बड़ी इधर है तो इस पर जुड़ गई, तो वाक धन ईश बराबर वागीश। कौन सी संधि है, अब ये मत समझिएगा, कुछ लोग अगर इसे जाए स्वर संधि में दीर्घ सोचें, वागी धन ईश तो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वाक धन ईश, वागी या वागी नहीं करेंगे, नहीं दीर्घ संधि में चले जाएंगे और हो जाएगा गड़बड़। तो दीर्घ संधि समझकर मत कीजिएगा, तो चलेगा वागीश को। एक बार इनको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको बातें बता रहा हूँ आगे, नोट करते रहिएगा। अब लिखिएगा एक अजंत शब्द, अजंत। अच्छा अजंत समझते हैं, अजंत और एक ही आजादी, दोनों शब्द लिखिएगा, अजंत और आजादी दो शब्द लिखिएगा, एकदम गौर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अजंत कैसे लिखेंगे और आजादी, ओ आजादी, समझ रहे ना? जैसे लिखना है आपको अजंत, अजंत, यहां जा बनाइएगा अजंत, और लिखिएगा एक शब्द आजादी, कैसे लिखा जाता है ना, आजादी। अच्छा वो वाली आजादी मत समझिएगा भाई, जो कहते आजाद हुआ, वो आजादी नहीं, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, दोनों का क्या बनेगा, सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी लोग कीजिएगा। एक और बनाइए सुबंत, थोड़ा जगह हम चेंज कर देना, ज्यादा सही हो जाएगा। अच्छा इसी के पास लिख देना, ऐसे बनाइएगा सुबंत, सुबंत ऐसे लिखिएगा। अब्ज, अब्ज भी बनाइएगा, इसको भी बनाइएगा, आपको मौका दे रहे हैं। अब्ज आप कितना बना ले रहे हैं, और बनाइएगा आप, दिग्दर्शिका, दिग्दर्शिका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अब्ध भी बना लीजिए। ये भी सब पूछे गए शब्द जो, उद्यान भी बना लीजिए, उद्यान, कोई दिक्कत? उद्यान माने जानते होंगे, बताइए क्या होता है उद्यान माने, बगीचा, हाँ बहुत अच्छे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कई बार पूछा गया जयद्रथ, जयद्रथ, तो जयद्रथ लिखिएगा, जयद्रथ बहुत बार पूछा गया, कुछ लोग यहां गलत कर देते हैं। जयद्रथ, जयद्रथ जानते होंगे कौन है, जयद्रथ, चलिएगा अब इतने का बनाइएगा, ठीक है, फिर आपको बातें बताई जा रही हैं। जयद्रथ इतने का बनाइएगा सभी लोग, त्रुटि नहीं होनी चाहिए, गलतियां नहीं आनी चाहिए, सभी लोग बनाएंगे। हाँ चलिएगा, तो स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर और बना कर दिखाइएगा। तो क्या बनाए हैं देखिएगा, इसको आप बनाए होंगे, अगर ऐसा बनाए तभी सही होगा। क्या बनाए होंगे, इसका होगा अच धन अंत, अच धन अंत अजंत,
बात समझ में आ गई। अच धन अंत, कोई दिक्कत है? यही अजंत। यानी अब देखिएगा कैसे बना, चा का जा हो गया, च छ ज, इसके बाद देखिए स्वर आ गया है। तो हमने लिखा था किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का चाटा ता पा का मेल, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण गा जा डा दा बा, चौथे घा झा ढा धा भा, अंतस्थ यार अलावा अथवा स्वर से हो, देखिए स्वर से हो रहा है, तो चा का तीसरा क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, अंत इसमें जुड़ जाएगा, तो अच धन अंत बराबर अजंत, तो इसका हो गया। कोई डाउट किसी को, कोई समस्या नहीं है ना? अच्छा कहा जाए अजंत से क्या समझ रहे हैं? तो अच माने क्या होता है, हमने कई बार बताया है। अच माने, अच से तात्पर्य किससे है, स्वर से है। तो स्वर जिसके अंत में आए ऐसे शब्दों को अजंत का। तो अजंत प्रकरण कई बार कुछ जगह पढ़े होंगे, जो लोग संस्कृत को नोट किए होंगे, संस्कृत को जानते हैं। अजंत प्रकरण का मतलब जिसके अंत में क्या है, क्या है, अच है। जैसे हम कह दें राम, तो ये समझिए अजंत टाइप से कह देंगे राम है, तो देखिए इसमें हलंत नहीं लगा है, इसमें आ छुपा हुआ है ना, आ है इसमें। जैसे हम कह दें और क्या, जैसे हम कहें कोई शब्द बनाए जिसके अंत में ई आ जाए, जैसे गुरु कह दें, अब देखिएगा गुरु है, अंत में ऊ आ गया, तो देखिए जिसके अंत में अच आए, ये देखिए गुरु है ना, छोटा ऊ गुरु, तो जिसके अंत में जैसे ये आ रहा है, अच आ रहा है, स्वर आ रहा है, देखिए इसमें आ है, इसमें ऊ है, इसलिए हम अजंत कह सकते हैं ना, कहेंगे क्या कहेंगे, अजंत प्रकरण। तो समझ जिसके अंत में स्वर आए, अगर यही आ जाता है ऐसे, मान लीजिए जैसे का आ गया कहीं, जैसे जगत आ गया ना, जगत लिख दें, तो जगत में देखेंगे हलंत लग रहा है, इसमें स्वर नहीं अंत में है ना, व्यंजन है, हलंत युक्त है ना, तो इसे अजंत नहीं कहेंगे। तो बात समझ गए, अजंत से क्या मतलब है, जिसके अंत में स्वर आए, शब्दों को समझ लेंगे जिससे ये अंडरस्टैंडिंग याद रहे, कहीं गलतियां ना आए। अगला आजादी, वो आजादी मत समझिएगा, जो हम लोग कहते हैं ना हम लोग आजाद हैं, ये क्या बनेगा, ये भी वैसे बनेगा, अच धन आदि, अच धन आदि। तो ध्यान दीजिए चा के बाद यहाँ देखिए स्वर आ गया, तो चा का जा हो गया, तो यहाँ चा के स्थान पे जा हो गया है, और ये दीर्घ आ है, ये आ यहाँ देखिए हो गया, ठीक, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, चा की जगह जा हो गया, आ जुड़ गया, बन गया जा, तो आजादी। तो ये अजा, अजा माने बकरा मत समझिए बकरी ना, अज माने क्या होता है, याद रखिएगा। तो अच, तो यहाँ क्या मतलब है, ये अजा बकरी बकरा वाला ना समझेंगे ना आप ना, यहाँ समझेंगे अच धन आदि से तात्पर्य स्वर आदि, यानी जो स्वर और होते हैं, आदि माने प्रारंभ होता है, तो इसे कहा जाता है आजादी। आगे देखिएगा सुबंध, कई बार पूछा गया है। अच्छा सुबंध क्या है, सुबंध प्रकरण पढ़े हैं, जैसे आप ये जानते हैं संस्कृत में कुछ प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, किस शब्द के अंत में जुड़ता है ना, पिछले वीडियो में अच्छे से बताया गया है। तो जैसे सुबंत है, तिगंत है, जो शब्द रूप होते हैं उसमें सुबंत प्रत्यय जुड़ता है। सुबंत में कितने होते हैं, 21 होते हैं, जो लोग नहीं जानते ध्यान दीजिएगा। जैसे सु औजस, अम औसस, टा भ्याम भिस, ञे भ्याम भ्यस, ऐसे करके 21 होते हैं, लेकिन आपको बताना है सुप्रत्यय, जैसे राम में सुप्रत्यय जुड़ा है, जैसे राम शब्द सिद्ध करना होता है, तो राम कैसे सुप्रत्यय से बनता है। तो जो हम देखते हैं शब्द रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, पढ़े होंगे ना, बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालकान, ऐसे ना, तो ऐसे जो शब्द चलता है शब्द रूप, उसमें सुप प्रत्यय जुड़ता है। तो यहाँ ध्यान देना, ये बनेगा, बस इसलिए समझा रहे थे सुप। तो सुप में देखेंगे कुछ जगह हलंत नहीं लगा है, पुस्तकों में बनाते हुए ध्यान देना, आपको हलंत लगाना जरूर, पुस्तक में मिलाएंगे तो कुछ जगह ऐसा मिलेगा हलंत, सुप धन अंत। तो कैसे बनाए सुबंत, तो देखिए पा है, पा का बा हो गया, तो इसमें हलंत, बा में हलंत, लेकिन आ इसमें है, आ जाएगा, जुड़ जाए, हलंत गायब हो जाएगा। तो सुप धन अंत बराबर जिसके अंत में सुप प्रत्यय हो, तो सुप प्रत्यय हमने बताया सु औजस, अम और सस, टा भ्याम भिस, ञे भ्याम भ्यस, तो समझ गए होंगे, ऐसे चलता रहता है। अब यहाँ देखिए अब्ज, अब्ज से क्या समझेंगे, यहाँ होगा अप धन ज, अप माने क्या होता है, पानी से, जा माने जन्म, अब्ज माने कमल, कुछ जगह पूछा जाए तो अब्ज माने क्या होता है, कमल, तो अप माने पानी और जा माने जन्म लेने वाला, जो जल में जन्म लेता हो, तो कमल के लिए अब्ज कहा जाता है ना, जल में जन्म, जैसे जलज कहते हैं, जलज माने कमल, वैसे अब्ज समझिएगा। अगला है दिग्दर्शिका, इसका क्या बनाएंगे, दिक धन दर्शिका। अच्छा इसको आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, संस्कृत दिग्दर्शिका आप हाई स्कूल इंटर में लगी होगी कहीं, और देखिए हलंत लगाना जरूरी है। अगला है अवधि, अवधि किसे कहते हैं, ये बनेगा अप धन धी, अब्ध किसका पर्यायवाची, जैसे हमने अब्ध बताया, बताइएगा। अप माने जल को, धी माने धारण करने वाला, अर्थात समुद्र, समुद्र में जानते हैं बहुत जल राशि, बहुत जल होता है, तो अब्धि माने आप सागर समझिए, समुद्र समझिएगा ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं समझने में। अब्धि माने क्या समझेंगे, सागर या समुद्र। देखिए अर्थ भी मैं बताता चल रहा हूँ, जिससे आपसे कहीं पर्यायवाची पूछा जाए, कुछ विलोम पूछे जाए, उससे तात्पर्य पूछा जाए तो आप कर ले जाए ना, तो अब्धि माने ये समझेंगे। अगला है उद्यान, उद्यान माने हमने बताया था बगीचा, तो ये बनेगा
धन यान, वो यान से मत समझिएगा यहाँ, तो ता का दा हो जाएगा, देखिए यान जुड़ जाएगा। अगला जयद्रथ, बहुत इंपॉर्टेंट। जयद्रथ कौन था? जयद्रथ के बारे में जानते होंगे, महाभारत का एक पात्र है जिसको आप जानते होंगे। जयद्रथ कौरवों पांडवों का जीजा कहा जाता है। जयद्रथ का वध करने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था, अगर कल का सूर्यास्त जयद्रथ देख लेगा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। और ये जानते होंगे जयद्रथ भाग रहा है, उस समय ये कई बार पूछा जाता है रस, इसमें कौन सा रस है? तो जयद्रथ जब भागता है और उसे कहता है दुर्योधन से, द्रोणाचार्य से कि मैं कहीं जाकर छिप जाऊं, एक ही रात की बात है, तो पंक्ति आती है कई बार कि कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, कुरुराज चिंताग्रस्त मेरा जल रहा सब गात है, अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, या पार्थ प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए। यानी वही बातें आती हैं कि वो दुर्योधन जो है वो कहता है कि जयद्रथ तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हें युद्ध से भागना चाहिए। तो दुर्योधन से जयद्रथ क्या कहता है, कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, मेरा क्या कर्तव्य है इस समय मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कुरुराज चिंताग्रस्त मेरा, चिंता के मारे जल रहा सब गात है, करें पूरी चिंता के मारे मेरी पूरी शरीर जली जा रही है, करें अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, या तो मुझे अभय दान देकर आप रक्षा मेरा करने का वचन दीजिए, या पार्थ यानी या अर्जुन का प्रण विफल करने के लिए अन्यत्र जाने दीजिए, एक आध दिन में कहीं छुप जाऊं, अर्जुन मुझे ना पाए तो स्वयं अग्नि समाधि ले लेगा। तो समय वही है जयद्रथ। तो समझिए इसका क्या मतलब है, इसका बनेगा जयत धन रथ, जयत धन रथ, तो ये बन जाएगा जयद्रथ। तो ये क्या बनेगा कैसे, ताकदा हो जाएगा। अच्छा देखिए यहीं पर बच्चे कुछ गड़बड़ी कर जाते हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा पूरा है, ता पूरा है कि दा पूरा है, तो यहाँ दिखता दा पूरा लेकिन रा पूरा है। यहाँ देखिएगा क्या पूरा, रा पूरा है कि दा पूरा है, तो यहाँ पर रा पूरा, रा में स्वर है दा में नहीं, तो जयत धन रथ बनेगा। तो कैसे बनेगा, जब दा होगा ये रा इसमें आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये लोग गलत कर जाते हैं, तो आप लोग बहुत गौर से, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग एक बार संधि इसको पढ़े थे, फिर से एक बार गौर से देखें। जयत धन रथ बराबर जयद्रथ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया, मैंने बताया, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, फिर आपको बताया जाए। अगली संधि अगले वीडियो में बताई जाएगी, पहले आप इतना अच्छे से समझ लीजिए। जयत धन रथ बराबर जयद्रथ। अब इसको जयत धन रथ बराबर जयद्रथ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, लेकिन ऐसे लिखा जाता है लिपि में, इसको ऐसे कर सकते हैं जय द रथ, यही हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपका सुटेबल ऐसे ही होगा, ठीक, जय द रथ, तो जय द धन रथ। तो इसी के साथ व्यंजन संधि का जो सबसे लंबा नियम था वो समाप्त हुआ। तो व्यंजन संधि का ये पहला पार्ट कैसा लगा और पहला नियम समझ में आया, व्यंजन संधि में प्रवेश आपकी हो चुका है। तो व्यंजन संधि कैसी लगी आपको फर्स्ट नियम के तहत, ये आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कराना ना भूलें। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।